उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि योग दुनिया को भारत की ओर से दिया गया अमूल्य उपहार है। राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कहा कि योग दिवस मानव चेतना और भलाई के लिए व्यापक रूप से मनाया जाने वाला एक पर्व है। आज दुनिया योग के फायदे को महसूस कर रही है। सीएम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 का परिणाम जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। 56 लाख से अधिक विद्यार्थियों का इंतजार सीएम योगी आदित्यनाथ की हरी झंडी के बाद अब समाप्त होने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के बाद छात्रों को प्रमोट करने और परिणाम घोषित करने के फॉर्मूले को मंजूरी दे दी है। उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के माध्यमिक और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने यह बताया है कि कुल 29 श्रेणियों के फॉर्मूले तय किए गए हैं। इसके तहत अब रिजल्ट बनने हैं और सभी फॉर्मेट पर काम किया जा रहा है। इस कारण अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि जिन जिलों में एक हफ्ते तक कोरोना का कोई रोगी नहीं मिलेगा, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले कोरोना मुक्त होने वाले और 100% टीकाकरण कराने वाले जिलों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री ने यह बताया था कि 1 जुलाई से 10 लाख लोगों को प्रतिदिन वैक्सीन लगाई जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए उन्होंने जागरूकता फैलाने के लिए भी सभी से अपील की। बीजेपी ने प्रयागराज में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी की घोषणा की। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और जिला प्रभारी लक्ष्मण आचार्य ने गंगा पार के हंडिया के रहने वाले डॉक्टर वीके सिंह को प्रत्याशी बनाने की घोषणा की है। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने सपा पर हमला करते हुए अखिलेश यादव को राम मंदिर का विरोध करने वाला नेता बताया और कहा कि वो उस परिवार से आते हैं जिसके सत्ता में रहते निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई। यादव जी उस परिवार से आते हैं जिस परिवार की सत्ता रहते हुए निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाई गई, अयोध्या में खून की होली खेली गई और श्री अखिलेश यादव जी को नैतिक अधिकार नहीं है इस पर कुछ बोलने का। और श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन रहा है, इससे श्री अखिलेश जी हों, श्री राहुल गांधी जी हों, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी हों या जो राम मंदिर विरोधी नेता हैं, उनको बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए वो मंदिर निर्माण में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। आदरणीय श्री लक्ष्मणाचार्य जी के माध्यम से डॉक्टर श्री वीके सिंह जी को प्रयागराज में जिला पंचायत के लिए अध्यक्ष पद के लिए अधिकृत प्रत्याशी के नाते सूचना दी गई है। मैं अपनी ओर से सभी अपने माननीय मंत्री डॉक्टर सिद्धार्थनाथ सिंह जी की ओर से, सभी माननीय विधायकों की ओर से, संगठन के सभी पदाधिकारियों की ओर से, अग्रिम रूप से हमारे माननीय सांसद द्वय की ओर से मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाने का काम किया है और आशा करता हूं कि जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से जीतेगी। धन्यवाद। यूपी में बीजेपी की ओर से जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए जाने पर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने सरकार पर वार किया है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते। किसने रोका है, लेकिन सच्चाई क्या है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनकी नीयत में क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुद्दों पर विफल हो चुकी है बीजेपी सरकार, इसलिए वो लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। सच्चाई ये है कि जनसंख्या का विषय केंद्र सरकार का विषय है, एक राष्ट्र समस्या है। निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि इस पर एक सार्थक बातचीत हो, इसको लेकर कोई ऐसे कदम प्रभावी उठाए जाए जिससे हम इस पर नियंत्रित कर सकें। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश का राज्य विधि आयोग क्या इसके लिए सक्षम है? क्या ये उनके क्षेत्राधिकार का विषय है? ये बहुत सारी बातें हैं। सही बात यही है कि बीजेपी सरकार बुरी तरीके से विफल हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में लगातार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विनाश के रास्ते पर जा रहा है। प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव 3 जुलाई को होने वाले हैं।
चुनाव को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। वही अध्यक्ष चुनाव के पर्चों की बिक्री शुरू कर दी गई है। लखनऊ वार्ड नंबर 25 की सदस्य आरती रावत ने पहला पर्चा खरीदा है। बता दें कि 26 जून से जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होगा। प्रदेश के कुछ जिलों में बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कई जगहों पर बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है, लेकिन भारी बारिश से बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। कई जगहों पर जलभराव होने से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मिर्जापुर, कानपुर, गोरखपुर, श्रावस्ती की ये तस्वीरें हैं। मौसम विभाग की ओर से पूर्वी यूपी के अधिकांश इलाकों में कहीं भारी तो कहीं बहुत भारी बारिश होने के लिए चेतावनी जारी की गई है। पूरे प्रदेश में आज गंगा दशहरे का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन श्रद्धालु बड़ी ही श्रद्धा के साथ पूरे विधि विधान से मां गंगा की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के बीच गंगा दशहरा का पर्व विशेष तौर पर महत्व का है। लोग अपने परिवार के साथ आसपास की नदियों में आस्था की डुबकी लगा रहे थे सुबह से, लेकिन जिस तरह गंगा किनारों पर लोगों की भीड़ उमड़ी, ऐसे में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के बढ़ने का खतरा जरूर सताने लगा है। उन्नाव में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कटान शुरू हो चुका है। बता दें कि इसको लेकर जिला अधिकारी ने गंगा के तटीय क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जो खामियां सामने आई है उस पर लेखपाल और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को जमकर उन्होंने फटकार लगाई। जिला अधिकारी ने यह बताया कि 20 दिन पहले भी संत रविदास नगर का निरीक्षण उनकी ओर से किया गया था। सिंचाई विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन वहां पर किसी प्रकार से कोई काम नहीं किया गया। तो संत रविदास नगर जो बस्ती है वहाँ का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया था। मैंने लगभग 20 दिन पूर्व इस बस्ती का निरीक्षण किया था और सिंचाई विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। सिंचाई विभाग के द्वारा अवगत कराया गया था कि जो कार्य होना है करा दिया गया, लेकिन मुझे फिर सूचना मिली कि ये गलत रिपोर्ट दी गई है। जीआरपी और आरपीएफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। ये चोर ट्रेनों में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से सोने के आभूषण और कई महंगे सामान भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि ये चोर ट्रेनों में यात्रा कर रहे लोगों के बैग की चोरी करने के बाद चलती ट्रेनों से ही कूद जाया करते थे। चोरी की सामग्री को उसके बाद बाजार में ये बेच देते थे। बसपा पार्टी से अंबिका चौधरी के इस्तीफे को लेकर बसपा विधायक उमा शंकर सिंह ने यह कहा है कि सपा से निकाले जाने के बाद बसपा ने ही उनका सम्मान बचाया था। वहीं उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये तो मुझे लगता है कि आजकल की राजनीति में ये बहुत बड़ा एक तरह से धोखा है। इसलिए कि जिस तरह से इन्होंने समाजवादी पार्टी से अलग होकर के और जब बहुजन समाज पार्टी में आए थे और बहुजन समाज पार्टी ने इनको सम्मान इनका बचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी 2017 में सुश्री मायावती जी के आशीर्वाद से ये विधानसभा का चुनाव लड़े। अपने बेटा के लिए इन्होंने कहा कि हम बेटा को जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ाना है, तो हमारा बेटा भी बहुजन समाज पार्टी से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ेगा। और बहुजन समाज पार्टी ने उनको अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया और वो चुनाव जीते। तो मैं तो ये कहता हूं कि अगर इन्हें यह काम करना ही था और कि नहीं हमें बहुजन समाज पार्टी से छोड़ के दूसरे पार्टी में जाना ही था, तो मैं तो तब मानता इनको ना कि जब ये बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में अपने बेटा को चुनाव नहीं लड़ाते, तब मुझे भी पता चलता है, मैं भी देखता कि कितना इनका जनाधार है। ये तो बहुजन समाज पार्टी से अपने बेटा को सदस्य बना दिए। एटा के गांव पचपेड़ा की रहने वाली एक महिला ने ससुराल वालों पर दहेज मांगने और बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक लिखित शिकायत पत्र सौंपा है। पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाते हुए कहा है कि उसे और उसके बच्चों को बार बार धमकी दी जा रही है और उसे अपनी जान माल का भी खतरा बना हुआ है। पुलिस अधीक्षक ने महिला की शिकायत के बाद रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है।
चित्रकूट में राजापुर थाना क्षेत्र के भटरी गांव के पास शादी का सामान लेकर जा रहा तेज रफ्तार ट्रैक्टर अचानक पलट गया, जिसके नीचे दबकर 2 नाबालिग बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस घटना में एक के घायल होने की खबर सामने आई है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस घटना के बाद गांव में कोहराम मचा हुआ है। गाजियाबाद मामले में गिरफ्तार उमेद पहलवान को पुलिस ने आज कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद आरोपी उमेद को जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि सपा नेता उमेद पहलवान को कल दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया गया था। उमेद पहलवान पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने का आरोप है। बुजुर्ग के पिटाई के आरोप में आखिरी आरोपी गुलशन को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उमेद पहलवान ने पूरी चीज़ें हमको बताई। शुरू में उसने हमें ये गुमराह करने की कोशिश करी कि ये सारा घटनाक्रम उससे झूठ बोला गया। जो पीड़ित व्यक्ति जिनके साथ मारपीट हुई उसने इनसे झूठ बोला और इनके साथ धोखा किया, जिसकी वजह से ये गुमराह हो गए। लेकिन जब हमने सिलसिलेवार पूछताछ करी तो उमेद पहलवान ने फिर अपना सारा जो उनको बोला उन्होंने बताया कि इस सारी चीज़ों को इन्होंने अपने एक स्थानीय साथी के साथ मिलकर के प्लान किया और पीड़ित को भी इन्होंने सजेस्ट किया कि क्या इसमें कैसे करना, अज्ञात को करना है और जंगल के बारे में लिखना है। और ये तहरीर इन्हीं के द्वारा जो दी गई है इन्हीं के द्वारा लिखी गई, इन्हीं के घर पर लिखी गई और उसमें जानबूझ के बात इसलिए गायब की गई ताकि ये ना पता चल सके कि मारपीट किसने करी है और उसका राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। शुरू में महोबा के गांव लोहार में स्थित धसान नदी में डूबने से नाबालिग किशोर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गंगा दशहरा पर्व पर परिजनों के साथ नदी में स्नान करने के लिए ये गया हुआ था, जहां पर नदी में डूबने से किशोर की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और रेस्क्यू कर कड़ी मशक्कत के बाद शव को नदी से बाहर निकाला गया। राजधानी लखनऊ में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आंख बंद कर बैठी चेकिंग के दावा करने वाली पुलिस के हाथ अब भी इस मामले में खाली है। राजधानी में पिछले 15 दिनों में 5 लग्जरी गाड़ियों की चोरी हो चुकी है। बता दें कि हर घटना का पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। इसके बावजूद भी पुलिस अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं कर पाई है। लखनऊ के महानगर में अवैध तरीके से बने स्कूल को गिरा दिया गया है। अतिक्रमण अभियान के दौरान नगर निगम ने यूनिवर्सल गर्ल्स इंटर कॉलेज के अवैध तरीके से बने हिस्से को धराशायी कर दिया। भारी पुलिस बल के साथ नगर निगम की ओर से यह कार्रवाई की गई। राजधानी लखनऊ में स्थित पंजाब नेशनल बैंक में अचानक आग लग गई। हजरतगंज हलवासिया कोर्ट में बने पंजाब नेशनल बैंक में ये आग लगी और आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बैंक के चारों तरफ तारों में और बैंक के अंदर आग की जो लपटें थी वो फैली हुई थी और जिसकी वजह से खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसे में यहाँ हलवासिया चौकी प्रभारी संजय यादव ने बताया कि आग के कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाए। अयोध्या मामले को लेकर आप नेता संजय सिंह ने जो बयान दिया उस पर आप प्रवक्ता रत्नेश मिश्रा ने कई खुलासे किए। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाता है। देखिए, पहली बात तो पार्टी संगठन में मैं बताऊं, सारा का सारा चंदा जो आता है, जो पार्टी फंड आ जाता है, वो संजय सिंह के कुछ चाटुकारों तक ही रह जाता है, पार्टी के लोगों तक पहुंचता ही नहीं। मैं आपको मेरा फ़ोन दिलाइए, मैं आपको दिखाता हूं। मुझे पार्टी के कई जिला के पदाधिकारियों के मैसेज आते हैं। चूंकि मैं प्रदेश प्रवक्ता हूं तो सारे लोगों से सभी जिलों में मेरी बातचीत होती है, ठीक, तो मुझे भी तथ्य पता चलते हैं और इन तथ्यों को मैंने बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि पार्टी के प्रचार के लिए हमको झंडा बैनर नहीं दिया गया। तो पार्टी का जो मुलायम परिवार की बेटी की शादी के कार्यक्रम में पूरा परिवार एक साथ नजर आया। इस दौरान पत्रकारों ने सीएम योगी के नेतृत्व में बीजेपी की ओर से चुनाव लड़े जाने के सवाल को पूछा। जब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से जब पूछा गया इस बारे में तो उन्होंने कहा कि जनता के सवालों के जवाब अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाएगी तो इस बार प्रदेश की जनता बीजेपी को हटाने के लिए तैयार है। ये समय वो है कि जब भारतीय जनता पार्टी को पलट करके अपने संकल्प पथ को देखना चाहिए।
और जनता को ये बताएं कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए क्या किया है। यूपी में साल 2022 के चुनाव और संगठन के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। इसी क्रम में आज लखनऊ बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी प्रदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी प्रदेश संगठन मंत्री संजय राय ने भाजपा यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां चल रही है उसके बारे में जानकारी साझा की। संजय राय ने कहा कि कल से राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष यूपी के दौरे पर हैं। साथ ही कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश में सभी आयु के लोगों के लिए फ्री वैक्सीनेशन की शुरुआत भी होनी है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के जो 2022 में होना है उसको अपनी तैयारी विधिवत प्रारंभ कर दी है। उस क्रम में हमारे जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, माननीय प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल जी, सभी लोग अलग अलग बैठक, अलग अलग तैयारी, अलग अलग जो है कि गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत तरह की गतिविधियां पार्टी इस समय चला रही है। वैक्सीनेशन को लेकर के पार्टी के कार्यकर्ता नीचे लगे हुए हैं। जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर जितने पीएचसी और सीएचसी हैं उनको पार्टी ने जो है कि सांसद, विधायक और पार्टी पदाधिकारियों ने गोद लिया है। उस पर उसकी डेंटिंग, पेंटिंग, मरम्मत और ठीक ढंग से करा रही है। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सूबे में राजनीतिक हलचल इन दिनों लगातार तेज होती जा रही है। सबसे ज्यादा बीजेपी में हल्ला हो रहा है, असमंजस भी बना हुआ है। पार्टी में एक बार फिर यूपी के चेहरे को लेकर असमंजस की स्थिति दिखाई दे रही है। क्या है ये पूरा माजरा, क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने तरकश में तीरों को सजाना शुरू कर दिया है। चुनावी लक्ष्य के संधान के लिए नए चेहरों के तीर छोड़े जाने शुरू हो गए हैं। अगर सबसे ज्यादा किसी पार्टी में हलचल है तो वो है सत्ताधारी बीजेपी। बीजेपी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के शिष्टाचार मुलाकातों के दौर ने चुनावी रण के लिए सांकेतिक शंखनाद कर दिया था, जिसके बाद सभी पार्टियों में हो हल्ला, धरपकड़ शुरू हो गई। बीजेपी पार्टी महीने भर से समीकरण साधने की कवायद में जुटी हुई है और इसी समीकरण में दो चेहरे सामने आए। पहली तस्वीर है पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाने वाले ए.के. शर्मा की, जिन्हें चुनाव से पहले ही बड़ी जिम्मेदारी देकर यूपी बीजेपी का प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया है। तो वहीं दूसरी तस्वीर में जितिन प्रसाद सीएम योगी के साथ नजर आ रहे हैं, जो बीजेपी प्रदेश में बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पेश किए जा रहे हैं। पहले ए.के. शर्मा को मंत्रिमंडल में पद मिलने की अटकलें जोरों पर थीं, लेकिन शनिवार को राजधानी के बीजेपी मुख्यालय पर उनको प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी गई, जिसके बाद विपक्षियों ने इस फैसले पर तंज भी कसने शुरू कर दिए। सपा एमएलसी ने तो ट्वीट करते हुए लिखा, चौबे गए छब्बे बनने दूबे बन कर लौटे। इस पुरानी लोकोक्ति का ताजा नमूना भाजपा ने यूपी के 17वें प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर चरितार्थ कर दिया है। शर्मा जी पैराशूट से उतारे गए थे। दूसरे ना वो सीएम की बिरादरी के थे, ना डीसीएम के। यहाँ डीसीएम का मतलब डिप्टी सीएम से है, इसलिए 16 खाने की रिंच में फिट ना हो पाए पंडित जी। ये मोदी युग का अंत है। इस ट्वीट से बीजेपी के अंदर मचे घमासान को भी समझा जा सकता है। तो वहीं बीजेपी में जितिन प्रसाद के साथ ब्राह्मण वोटरों को लुभाने की कोशिश होगी। यही वजह है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे जितिन प्रसाद ने अपने शक्ति प्रदर्शन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और जब जितिन से ब्राह्मणों को लेकर सवाल किया गया तो कहा कि निश्चित ही सबको साथ लेकर चलेंगे। क्या आपके आने से भाजपा में मजबूती मिलेगी? अभी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की छवि सुधरेगी। ब्राह्मणों की बात करें, सर्व समाज की बात करें, कुछ बोल दीजिए। बिल्कुल सबको साथ लेके चलेंगे और मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के बाद अपने गृह प्रदेश आने का अवसर मिला। सिर्फ ब्राह्मण वोट को ही नहीं बल्कि बीजेपी हर वर्ग को साधने की तैयारी कर रही है।
सूत्रों ने बताया कि आगामी मंत्रिमंडल विस्तार में किसी दलित नेता और गैर यादव को शामिल किया जा सकता है, लेकिन इस मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच बीजेपी नेतृत्व की ओर से आगामी विधानसभा चुनाव का चेहरा योगी आदित्यनाथ को घोषित किए जाने के बावजूद अभी तक पार्टी के कई नेता ऐसे भी हैं जो योगी को अपना नेता मानने को तैयार नहीं हैं। यूपी के डिप्टी सीएम योगी के चेहरे के सवालों पर स्पष्ट जवाब देने से कई बार बचते नजर आए हैं। केशव प्रसाद मौर्य के अनुसार 2022 में भाजपा का चेहरा कौन होगा? ये केशव प्रसाद तय करते हैं। चेहरा कौन होगा 2022 में? एक सेकंड, ये सवाल देखिए, जो सवाल का जवाब दिल्ली के में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, उनको देना है। आप उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से आप बात कर रहे हो, तो सवाल ही गलत कर रहे हो। वहीं केशव प्रसाद के अलावा यूपी के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान देकर एक बार फिर सियासी हलचल बढ़ा दी है। जब आएगा चुनाव जीतेंगे, उसके बाद चेहरा केंद्रीय नेतृत्व द्वारा भेजा जाएगा, जो भी आएगा स्वागत होगा। बात जो भी हो, इन तमाम अटकलों और अंतर्कलह के बीच राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष 21-22 जून को 2 दिनों के दौरे पर यूपी पहुंच रहे हैं, जहां वो पार्टी के पदाधिकारियों और नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। माना ये भी जा रहा है कि इस मुलाकात में कई बड़े और अहम फैसले हो सकते हैं, जिसमें से सबसे अहम फैसला प्रधानमंत्री के हर महीने प्रदेश प्रवास को लेकर होगा। ऐसे में अब देखना ये होगा कि बीजेपी अपने तर्कस से पुराना तीर चलाएगी या एक बार फिर नया तीर सजाया जाएगा। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो यूपी में किस तरह की आगे हलचल होती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।